Assalamu alaikum students, myself Sayyid Rabeed bin Azam, your physics instructor from VTutions. As you all know, VTution is Pakistan's first online free of cost learning platform जहां आपको अपने सिलेबस के हिसाब से ना सिर्फ वीडियो लेक्चर्स बल्कि उनके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्टर के लिखे हुए नोट्स और इसके अलावा प्रेजेंटेशंस और क्विजेस एज वेल एज पास्ट पेपर सॉल्यूशंस भी इजीली मिल जाएंगे। इनको इजीली एक्सेस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.vtutions.com पे जा सकते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलें इस लेक्चर की तरफ चलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने लेक्चर चैप्टर नंबर 1 एंड कर दिया था और अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सो दिस इज चैप्टर नंबर 2, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। आई एम श्योर स्केलर और वेक्टर के बारे में पिछली क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। जिन लोगों के पास पहले से कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे उनके और सॉलिड हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स, और जिनके कॉन्सेप्ट्स कच्चे होंगे उनके लिए आसानी हो जाएगी कवर करने के लिए ये कॉन्सेप्ट्स। तो चलते हैं आगे की तरफ। हमारी लेक्चर की आउटलाइन ये रहेगी जिसमें हम स्केलर्स वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके डिफरेंसेस पढ़ेंगे और इन पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे अप्लाई होते हैं, एडिशन कैसे होते हैं वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स लाइक यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, नल वेक्टर, ये सब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं एक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल है जिसमें अ मैन वॉकिंग, ये एक इंसान है जो वॉक करते हुए दिख रहा है इसमें। तो ये एग्जाम्पल है एक स्केलर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी की इस वजह से है क्योंकि अभी जब इसकी दूसरी डायग्राम आएगी तो आपको समझ आएगा कि स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है। तो आप अगर दूसरी देखें तो इसमें पार्टिकुलर डायरेक्शन दी हुई है। इधर भी अ मैन वॉकिंग था लेकिन इधर लिखा हुआ है अ मैन वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट। एक पार्टिकुलर डायरेक्शन जब आ गई, उसको असाइन हो गई, तो वो वेक्टर क्वांटिटी बन गई, स्केलर से वेक्टर बन गई। तो ये डिफरेंस बिटवीन है स्केलर और वेक्टर के, बहुत इजी वर्डिंग में लिखे हुए हैं और इनके नोट्स भी बने हुए हैं जो कि जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्केलर क्वांटिटी को जैसे हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा कि जहां डायरेक्शन नहीं असाइन हो वो स्केलर क्वांटिटी होती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है नो डायरेक्शन। बिल्कुल इसी तरह वेक्टर वो होती है जहां डायरेक्शन उसको असाइन हुई हुई हो, मैग्नीट्यूड के साथ उसकी कोई डायरेक्शन भी हो। अच्छा, नोटेशन, इसको नोट कैसे करते हैं, मतलब लिखते कैसे हैं, एक्सप्रेस कैसे करते हैं। स्केलर क्वांटिटी को लोअर केस लेटर से एक्सप्रेस करते हैं, लाइक दिस स्मॉल एक्स और स्मॉल टी। इसके अलावा वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी हम लेटर लिखते हैं उसके टॉप पर इस तरह का एरो बना देते हैं जो कि शो करता है डायरेक्शन को। तो क्योंकि वेक्टर्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको डायरेक्शंस असाइन हुई भी होती हैं, तो उसको शो करने के लिए हम एरो बना देते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेशंस क्या परफॉर्म होते हैं। स्केलर्स ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं, बिल्कुल अर्थमेटिक ऑपरेशंस की तरह। जिस तरह द सम ऑफ टू स्केलर्स, कोई भी दो स्केलर्स हैं, एक का नाम x है और दूसरे का y है, तो उसका सम बिल्कुल x प्लस वाई ही होगा जैसे सिंपल मैथ्स में होता है। अच्छा, इसकी मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस हैं वो मैथ्स जैसे ही हैं, सिर्फ लिखने का स्टाइल अलग है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह देख के, लेकिन जो बेसिक मैथमेटिक्स हैं वही सारी तरीके या वही सारे कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होते हैं। इसके अलावा वेक्टर्स का अगर देखें तो वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जो कि हम आगे जाके और अगली स्लाइड्स में उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, रियल लाइफ एग्जांपल्स देखें तो स्केलर क्वांटिटी की एग्जांपल है टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, तो टेम्परेचर एग्जांपल है स्केलर क्वांटिटी की। बिल्कुल इसी तरह मास, जैसे एक इंसान का मास या किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं गिवन होती, तो वो भी स्केलर क्वांटिटी है। बिल्कुल इसी तरह टाइम की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन वेलोसिटी अगर हम देखें तो वेलोसिटी कहते ही उस स्पीड को है जो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ हो। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है फोर्स की डायरेक्शन होती है। अगर हम मास से इसको कंपेयर करें, वेट जिसे हम कहते हैं, तो वेट की क्योंकि डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट,
डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन ऐसा डिस्टेंस जिसकी डायरेक्शन हो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिखी हुई है कि द वेक्टर 3,4 कैन रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कार इन मीटर्स। ये एक वेक्टर की वैल्यू है जिसमें ये इसका x कंपोनेंट हो गया और ये इसका 4y कंपोनेंट हो गया, 3x कंपोनेंट हो गया और 4y कंपोनेंट हो गया। ये शो कर सकता है, जैसे इसे एक एग्जांपल में दिया हुआ है कि ये शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट कार की, एक कार की मीटर्स में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स के वेक्टर्स किस तरह ऐड होते हैं। ओके तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये एक इंसान है जो कि वॉक कर रहा है टुवर्ड्स इस एक डायरेक्शन में। तो ये हमारा हो गया वेक्टर 1, एक वेक्टर है ये हमारा। तो अगर वो इस डायरेक्शन में वॉक करते करते उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की और दूसरे डायरेक्शन में गया, फिर वो वेक्टर 2 हो गया हमारा। लेकिन अगर हम देखें कि ये इसका इस इंसान का स्टार्टिंग पॉइंट ये था और एंडिंग पॉइंट ये है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो स्टार्टिंग पॉइंट माइनस सॉरी एंडिंग पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट होती है डिस्प्लेसमेंट। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कोई भी रास्ता इस्तेमाल करे, हम उसको कैलकुलेट करेंगे पॉइंट्स की मदद से, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, चाहे वो कहीं से भी घूम करके आ रहा हो। तो जो इसका न्यू ट्रू वेक्टर होगा उसके एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से वो कुछ इस तरह होगा, जिसमें हम दोनों के फैक्टर को कंसीडर करेंगे। हालांकि ये एंगल वगैरह इसका डिफरेंट बन रहा था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमें जाना तो किसी करीब की जगह पे होता है, लेकिन क्योंकि कट वगैरह नहीं होते करीब, तो हमें कहीं से घूम फिर के जाना होता है। लेकिन उसका इस चीज से उसका डिस्टेंस बढ़ नहीं जाता, उसका डिस्टेंस तो फिक्स ही रहता है, क्योंकि डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक का। तो एक एग्जांपल से समझाया, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन टू और मोर वेक्टर्स आर एडेड देयर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस आर कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू वेक्टर। जैसे लास्ट एग्जांपल में समझाया कि जब दो वेक्टर्स को ऐड किया जाता है तो उनके मैग्नीट्यूड, मतलब जो उनका साइज होता है, जैसे डिस्टेंस का साइज, और इसके अलावा इनकी डायरेक्शन भी कंबाइन हो जाती हैं। ये कंबाइन होके एक नया वेक्टर बनाती हैं। इसके बाद है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में मल्टीप्लीकेशन के दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं हम डॉट प्रोडक्ट, दूसरे को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हम जब भी करेंगे दो वेक्टर्स के दरमियान, तो उसका जो आंसर आएगा वो होगा स्केलर क्वांटिटी। हमेशा डॉट प्रोडक्ट गिव्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी, क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट में जो एंगल एंगल पे फंक्शन अप्लाई होता है वो होता है कोसाइन का, कॉस का फंक्शन अप्लाई होता है। इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट में साइन का फंक्शन अप्लाई होता है। एक एग्जांपल डॉट प्रोडक्ट की, ये वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये सिंपल डॉट प्रोडक्ट होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट का ये टॉर्क का फॉर्मूला है आर इंटू एफ, वेयर आर इज लीवर आर्म, आर लीवर आर्म है और एफ फोर्स है। तो ये सिंपल दो फॉर्मूले हैं जिनको अलग अलग करके दिखाया गया है कि एक शो कर रहा है डॉट प्रोडक्ट को और दूसरा शो कर रहा है क्रॉस प्रोडक्ट को। तो पहले इनको डिफरेंशिएट कर दिया ताकि जब हम आगे चल के इनकी प्रॉपर्टीज करें तो हमारे लिए आसानी हो करना। तो ये लॉज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स हैं, जो जब वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो जो लॉज इस्तेमाल होते हैं वो हैं ये लॉज। देखने में बहुत अजीब लग रहे हैं, मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल हैं। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम मैथ्स के दूसरे कॉन्सेप्ट्स करते हैं। जैसे यहाँ अच्छा एक चीज यहाँ नोट करें कि यहाँ जो स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है वो स्केलर क्वांटिटीज है, और कैपिटल से और एरो बना हुआ है वो है वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये सिर्फ ये बता रहा है कि चाहे कम्यूट पहला है कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन, कम्यूटेटिव लॉ ये बता रहा है कि चाहे आप पहले स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कराएं वेक्टर से, तो जो आंसर आएगा वो सिमिलर आएगा अगर आप वेक्टर क्वांटिटी को पहले कराएं स्केलर क्वांटिटी से। इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझें कि आप 3 मल्टीप्लाई बाय 6 करें या 6 मल्टीप्लाई बाय 3 करें, आंसर तो एक ही आना है 18। तो ये बिल्कुल ऐसी है। अगेन अगर हमारे पास दूसरे लॉ में, एसोसिएटिव लॉ में, अगर हमारे पास दो स्केलर क्वांटिटी हो और एक वेक्टर क्वांटिटी और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवाना हो, तो चाहे हम पहले स्केलर को वेक्टर से और फिर उनके प्रोडक्ट को दूसरे स्केलर से कराएं, या पहले हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, दोनों स्केलर क्वांटिटी को, और उनके प्रोडक्ट को वेक्टर से करवाएं, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा।
बिल्कुल ऐसी ये जैसे आप 3 × 2 × 1 करें या 2 × 3 × 1 करें, आंसर तो सेम ही आना। मल्टीप्लीकेशन में अरेंजमेंट से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये दूसरा वेक्टर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, थर्ड जो लॉ है वो कहता है कि अगर आप दो स्केलर क्वांटिटीज को आपस में पहले ऐड कराएं और उसके बाद मल्टीप्लाई करवाएं वेक्टर क्वांटिटी से, तो आपका आंसर जो आएगा वो इक्वल ही आएगा किसके, कि अगर आप पहले देखें, अगर अगर हम सिंपल मैथमेटिक्स की टर्म में बात करें तो हम इसको ऐसे भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट इस ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ए पहले एम से मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे यहाँ हुआ है एम मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर, और बीच में प्लस की साइन, और फिर एन मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर। बिल्कुल सिमिलर दूसरा यहाँ दिया गया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसमें हमारे पास दो वेक्टर है और एक स्केलर है। बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है इसमें, पहले इस फॉर्म में लिखा हुआ था, फिर अगर हम इस ए को पहले एम से करवाएं तो ये एम ए बीच का प्लस फिर एम बी बन गया। तो हम इससे ये पता चलता है ये वही सिंपल मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सिर्फ लिखने का स्टाइल डिफरेंट है इसका, जिससे कभी कभार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको मुश्किल लगती है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे डिवीजन ऑफ वेक्टर कैसे होता है, वेक्टर को हम किसी नंबर से डिवाइड कैसे करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी को। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझे। ये एक कार है जो कि एक इनिशियल स्पीड से ट्रेवल कर रही है, वो इनिशियल स्पीड है इसकी 20 मीटर पर सेकंड। क्योंकि इस कार के ऊपर आप देखेंगे कि एरो लगा हुआ है, तो ये कार वेक्टर है कि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। तो अभी ये हमारे पास वेक्टर है और इसकी स्पीड 20 है। अगर मैं इसकी स्पीड को डिवाइडेड बाय 2 कर दूं या हाफ कर दूं तो इसकी स्पीड हो जाएगी 10। तो जब 10 हुई स्पीड, लेकिन स्पीड कम होने से, या स्पीड आप इसका यहाँ मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड कम होने से इसकी डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड चेंजेस बट द डायरेक्शन रिमेन सेम। ये जब होता है जब हम किसी वेक्टर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर क्या होता है? A unit vector is a vector with a magnitude of 1। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और असल में ये वेक्टर इंडिकेट करता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को। क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है तो वो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई जब होगा तो उसका आंसर तो वही नंबर आना है। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 वही आंसर रहता है। जिस तरह 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 2, a मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू a। अच्छा, इसको अगर हम देखें ग्राफ की फॉर्म में तो हम यूनिट वेक्टर्स को लिखते कैसे हैं? लिखते कुछ इस तरह है कि जैसे पहले तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये मैग्नीट्यूड इनका 1 है तीनों एक्सिस पे। ये देखें, ये यूनिट वेक्टर है 1 पे, ये 1 पे है, ये भी 1 पे। अच्छा, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? आई जे के से करते हैं यूनिट वेक्टर्स को। जो एक्स एक्सिस पे हमारा पॉइंट होता है उसको हम आई कंसीडर करते हैं, और वाई एक्सिस वाले को जे और जेड एक्सिस वाले को के। कोई इसमें भी मुश्किल चीज नहीं है। इसके जब सॉल्यूशंस होंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है डेटा की, कि हम इससे डिनोट करते हैं जिससे हमें सॉल्व करने में आसानी रहती है, बाकी कोई मुश्किल चीज नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होता है? फ्री वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसको हम किसी भी डायरेक्शन में या किसी उसका मैग्नीट्यूड में कोई चेंज लाए, लेकिन दूसरी वैल्यू में चेंज ना आए। अच्छा, वेक्टर में दो ही चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है। तो अगर मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आ रहा है उससे डायरेक्शन में नहीं आ रहा, या डायरेक्शन में कोई चेंज आ रहा है उससे मैग्नीट्यूड में नहीं आ रहा, तो उसको हम कहेंगे ये फ्री वेक्टर है। जैसे एक कार मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, और हमने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी लेकिन उसकी वेलोसिटी सेम है, मतलब वेलोसिटी यहाँ कार का मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड सेम है और उसकी डायरेक्शन हमने चेंज कर दी, मतलब एक चीज चेंज की लेकिन दूसरी चीज सेम रही, तो इसको हम फ्री वेक्टर कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में वेक्टर शो करता है पोजीशन को, जैसे नाम से पता चल रहा है पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ एक पोजीशन को। पोजीशन किस चीज की? पॉइंट, एक खास पॉइंट की पोजीशन को रिलेटिव टू अ रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंगली या उसके हिसाब से। इसकी एग्जांपल से हम समझते हैं कि अगर हम एक जगह पे खड़े हुए हैं, उसको हमने हाइपोथेटिकली नाम दे दिया पॉइंट ए, और उससे एक पॉइंट बी है वो 10 मीटर्स दूर है टुवर्ड्स द ईस्ट, और 5 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ है, मतलब
पहले हम 10 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट जाएंगे, फिर 5 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ जाएंगे, तो हम पॉइंट बी पे पहुंचेंगे। तो जो इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा वो हमारे पास बनेगा 10,5, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एंड। सिंपल, ये सिर्फ एक पॉइंट हम बनाते हैं इसमें पोजीशन वेक्टर में, जो कि हमें बताता है कि पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस नहीं कह सकते इसको, डिस्टेंस भी शो कर सकता है वैसे तो ये, लेकिन ये सिर्फ रिप्रेजेंट करता है कि इस पॉइंट की लोकेशन क्या है। लोकेशन इज द बेटर वर्ड। अच्छा, पोजीशन वेक्टर को समझने के लिए हम, ये डेली लाइफ की एग्जांपल है, गूगल मैप्स हम लोग सब इस्तेमाल करते हैं। गूगल मैप्स में हमने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के कोऑर्डिनेट्स बने होते हैं जिसमें पॉइंट्स में वैल्यूज इतनी बड़ी बड़ी लिखी होती हैं। ये असल में एक पॉइंट को ही या एक पोजीशन को ही शो कर रहे होते हैं ये कोऑर्डिनेट्स, और इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से ही गूगल मैप्स वर्क करता है। ये कोऑर्डिनेट हमारे अर्थ पे, मतलब जो गूगल मैप्स का पूरा सिस्टम है उस पर मार्क होते हैं, और हर पॉइंट का एक डिफरेंट कोऑर्डिनेट होता है। जिस तरह यहाँ एग्जाम्पल दी हुई है, रिवर लेक्स कंजर्वेशन एरिया, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो ये रहा, ये जो प्रोमिनेंट हुआ हुआ है रेड रेक्टेंगल से। इसके बाद है हमारा कॉन्सेप्ट नल वेक्टर का। नल वेक्टर को जीरो वेक्टर भी कहते हैं। ये वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। इस वेक्टर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, और ये वेक्टर बेसिकली यूज किया जाता है रिप्रेजेंट करने को, क्या रिप्रेजेंट करने को, कि कोई फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, एब्सेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है नल वेक्टर। इसकी एक एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉइंट्स इज अ नल वेक्टर। टू आइडेंटिकल पॉइंट्स मींस दो सेम पॉइंट। अगर दो पॉइंट सेम है, हमें जैसे पहले पता है, अभी हमने पिछली स्लाइड्स में भी डिस्कस किया कि डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होती है पॉइंट ए से पॉइंट बी का, या दो डिफरेंट पॉइंट्स का आपस में डिफरेंस, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन आइडेंटिकल पॉइंट्स सेम पॉइंट्स होते हैं। जब पॉइंट्स सेम है, सेम जगह पे लोकेट कर रहे हैं, तो उनका तो कुछ डिस्टेंस आएगा ही नहीं, तो फिर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा वो नल होगा। जैसे इधर ये पॉइंट है, एक नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करके दिखाया जाएगा यहाँ। ये एक पॉइंट है, यहाँ से ये वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये तो एक नॉर्मल वेक्टर बन गया। लेकिन अगर हम एक दूसरा इसी तरह का वेक्टर बनाए जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी ये है और एंडिंग पॉइंट भी ये है, तो इसका तो कोई वेक्टर बनेगा ही नहीं। तो हम इसको कहेंगे कि ये नल वेक्टर या जीरो वेक्टर है। और इससे अक्सर एमसीक्यूज से क्वेश्चंस आते हैं, और डिफाइन फॉलोइंग में भी इसके टाइप्स पूछे जाते हैं अक्सर। मजीद वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो लेक्चर है या इसके अलावा जो लेक्चर्स हैं उसके हिसाब से आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं या रिकमेंडेशंस हैं, तो वो देने के लिए हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा नोट्स लेक्चर्स के लिए हमारी वेबसाइट पे जाके साइन अप कर सकते हैं आप। हमारी वेबसाइट www.vtuitions.com है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।